जी। तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स पर सिर्फ 2 या 3 ज्योमेट्रिकल फिगर्स आने वाले हैं। एक है ट्रायंगल, ठीक, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स इस पर होगी। और दूसरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पर होगा, तो पिछले साल इस पर भी सवाल आया है। नेक्स्ट और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देरी चार्जली, इस पर एक सवाल ऑलरेडी हम सॉल्व किए हैं, और फिर भी जस्ट आपको एक सवाल दूंगा, एक 2-3 सवाल ग्रुप में सेंड करूंगा, सॉल्व कर लें। देरी चार्जली, जी शुरू करें। तो सवाल थोड़ा अलग अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो आपको तमाम चीजें बेसिक से बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहला सवाल यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए, इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। फाइंड द एंगल्स। मुसलस एबीसी में जावा सी मसावी है जावा बी की 3 गुना, फिर वो इसकी मसावी है जावा ए प्लस जावा बी के 2 गुना, ऐसा है। तो तमाम जावे मालूम करना, फाइंड द ऑल एंगल्स। तो इसको हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक जो है ज्योमेट्रिकल मेथड, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, और एक जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहां पे कोई भी मेंशन नहीं है तो एज यू विश, आप जैसा चाहे वैसा इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले सकते हैं या एंगल सम प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी है, जाहिर सी बात है, सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो जाहिर सी बात इस पर ही हमारी इन पे बात होगी, इस पर ही हम बात करेंगे और इस पर ही रूल्स लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया है, एक बार लिखता हूं, देखिए। एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी, सो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी, ब्रैकेट। यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, देखिए एंगल सी को मान लेते हैं और एंगल बी को मान। सो लेट एंगल सी इज इक्वल टू, या फिर एंगल ए इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, और एंगल बी इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक है, एंगल ए को एक्स मान लेते हैं, एंगल बी को वाई मान लेते हैं। अब उसी के साथ यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो एंगल सी इज इक्वल टू, ए और बी को हमने यहाँ पे मान लिया है, तो एंगल सी यहाँ पे सिंपल अकेला है, तो उसको हम कुछ भी नहीं माने। सो एंगल सी इज इक्वल टू, तो एंगल सी यहाँ पे देख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, 3 टाइम्स एंगल बी है। सो 3 टाइम्स एंगल बी, यानी हमें क्या मान लें, वाई मान लें जी। सो इसको हम क्या मान लेते हैं, 3 टाइम्स वाई। ठीक है, सो नेक्स्ट ऐसा ही अब ये ले लेते हैं इधर बाजू वाला। अब फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिया, एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी लिया। अब इधर साइड इसको लेंगे, सो 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी, 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। सो 3 टाइम्स एंगल बी, सो 3 एंगल बी यानी यहाँ पे y है इज इक्वल टू 2, एंगल सी या ए यानी यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे y। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। सो इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो इसको इधर लेकर जाइए, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 2x यहाँ पे होता है। सो y इज इक्वल टू 2x।
y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो हकीकत में y इज इक्वल टू 2x, यानी एंगल b इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल a यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए एक ही इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ गई, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन की जरूरत है। तो दूसरी इक्वेशन यहाँ पे कहीं पर भी आपको नहीं मिलती, देखिए कहीं पर भी आपको सेकंड इक्वेशन नहीं मिलती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी मालूम करेंगे, यानी सो ट्रायंगल ए बी सी, या तो फिर ऐसा लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी मुसलस ए बी सी में, मुसलस ए बी सी में पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखता हूं। तो तीनों एंगल को अगर हम जमा करेंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को जमा करेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री यहाँ पे होता है। तो एंगल ए यानी यहाँ पे एक्स है, फिर एंगल बी यानी यहाँ पे वाई है, एंगल सी जस्ट यहाँ पे निकल के आया, देखिए एंगल सी, तो 3 टाइम्स वाई। ठीक है, यहाँ पे निकल गया, सो 3 टाइम्स वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स प्लस यहाँ पे कितना होता है, 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब चाहे तो ये y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 2x है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। सो यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 2x इन इसी इक्वेशन नंबर 2 लें, इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, पुट y इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालना है और 2x पुट करना है। सो x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या रखना है यहाँ पे, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, सो x प्लस 8x इज इक्वल टू 180, सो 9x इज इक्वल टू 180, सो 9 1 जा 9 2 जा, सो x इज इक्वल टू यहाँ पे 20 डिग्री निकल के आता है। अब तमाम एंगल्स मालूम करेंगे। सो x यानी यहाँ पे क्या, x यानी एंगल ए, आप देख सकते हैं x यानी एंगल ए, तो ए एंगल यहाँ पे निकल के, अब बी एंगल निकालना है। तो बी के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है। सो एंगल यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 2x, सो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई, पुट कर लें। सो 40, y इज इक्वल टू 40, तो ये y यानी क्या है यहाँ पे, y यानी एंगल बी है, तो यहाँ पे एंगल ए हो गया, यहाँ पे एंगल बी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अगली बारी किसकी है, यहाँ पे एंगल सी मालूम करना। तो एंगल सी यानी 3 टाइम्स एंगल बी है, यानी फिर ऐसा बोल सकते हैं 3 टाइम्स वाई है। सो एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स वाई, यानी यहाँ पे 40 डिग्री है। सो एंगल सी इज इक्वल टू यहाँ पे 120 डिग्री, 120। तो ये हो गया एंगल सी। तो एंगल ए यहाँ पे निकल के आया, एंगल बी और एंगल सी। तो इस ट्रायंगल के तीनों यहाँ पे एंगल्स हम आराम से यहाँ पे फाइंड आउट करें। इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात यहाँ पे ये है, ये जो इक्वेशन है इससे आप सिर्फ एक ही इक्वेशन आपको मिलता है, लीनियर पेयर एक ही मिलता है। ठीक है, दूसरे के लिए आप क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यानी मुसलस की तीनों जावियों का मजमा 180 दर्जे होता है, वो प्रॉपर्टी, वो खास बात को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई सभी के लिए। तो ये खास ख्याल रखें, इसमें आप यहाँ पे चाहे तो इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं, क्योंकि इसका जिक्र वहां पे कहीं पर भी नहीं हुआ। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आप आराम से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को अगेन लीनियर पेयर में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, एक मेथड। दूसरा मेथड आप कैसा कर सकते हैं, ये एक्स और वाई लिए बगैर ऐसे आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो आप शायद ऐसे सवाल मैं सॉल्व किया हूँ ट्रायंगल्स में, आप थोड़ा वहां पे जाके देखिए, या तो फिर आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने।
चलेंगे, अब अगला सवाल ले लेंगे। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर का पहला सवाल। ऐसा यहाँ पे एक दूसरा सवाल है, देखिए इन ट्रायंगल ABC angle A is equal to x, angle B is equal to 3x minus 2 degree, angle C is equal to y degree and angle C minus B is equal to 9 degree. Find the three angles. मतलब मुसल्लस ABC में जाविया A x दर्जे, जाविया B 3x minus 2 दर्जे, जाविया C मसावी है y दर्जे और जाविया C minus जाविया B मसावी है 9 दर्जे हो तो तमाम जाविये मालूम करना। Find the all angles. Find the all angles. जी शुरू करेंगे। जो पहले दिया गया है उसको तमाम जावियों को लिखिए। जाविया ए दिया है, एंगल ए इज इक्वल टू x डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू यहाँ पे 3x माइनस 2 डिग्री, नेक्स्ट एंगल सी इज इक्वल टू यहाँ पे y डिग्री, सो एंगल सी माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 9 डिग्री। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहला इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। सो y x y और यहाँ पे जितने भी a b दिया है तमाम को थोड़ा गौर से देखिए और इसमें पुट करने की कोशिश करें। एंगल C माइनस एंगल B, एंगल C माइनस एंगल B यहाँ पे दिया हुआ है, तो एंगल C यहाँ पे आप देख सकते हैं y है सर, y डिग्री, y माइनस 3x माइनस 2। जी बिल्कुल सही। और एंगल B यहाँ पे 3x माइनस 2 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे 9 डिग्री, ठीक ये वाला। नेक्स्ट अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, y माइनस 3x माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस 2 इज इक्वल टू 9, सो y माइनस 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 2, 9 माइनस 2, सो y माइनस 3x इज इक्वल टू टोटल यहाँ पे 7 निकल के आता है। तो इससे एक बात यहाँ पे पता चली, जो यहाँ पे दिया गया है उससे आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन मिलने वाला, एक ही इक्वेशन आपको आता है। सर इसको डिग्री नहीं लेना क्या सर, 7 डिग्री बोल के? मुझे इलेवन मैडम चलता है, यहाँ पे डिग्री डिग्री है, यहाँ पे अगर एग्जाम में ऐसा रहा तो सर नहीं भी लिए तो चलेगा, डिग्री ओनली 7 चलता है। आप लास्ट में रखेंगे तो भी चलता है, तो जाएंगे तो वो भी चलता। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा इक्वेशन आपको लाना है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिया था, जो डाटा दिया था उसी को हम घुमा फिरा के लिख के एक इक्वेशन बनाए। दूसरा इक्वेशन कहाँ से? अगेन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC यानी मुसल्लस ABC में यहाँ पे क्या होता है देखिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है। अब इनके तमाम भी जितने यहाँ पे वैल्यूज हैं पुट कर ले। एंगल A यहाँ पे x डिग्री है प्लस एंगल B 3x माइनस 2 डिग्री प्लस एंगल C यहाँ पे y डिग्री है इज इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री। तो अभी यहाँ पे क्या होता है 4x और यहाँ पे प्लस y माइनस 2 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 4x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 को इधर लेकर जाइए, प्लस 2 यहाँ पे डिग्री होता है। सो 4x प्लस y इज इक्वल टू 182 डिग्री यहाँ पे होता है। सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 निकल गया था। तो ये जो है ये तमाम बातें क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं है, बस क्वेश्चन में इतना ही है, x इतना है, a इतना है, b उतना है, c इतना है और ये कंडीशन है पे दी गई। बस यही चीज यहाँ पे आपको दिया गया। अब इसको इस्तेमाल करते हुए, इसको लेते हुए आपको एक इक्वेशन यहाँ पे मिलती है। दूसरे इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यानी एंगल A, एंगल B, एंगल C को
ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है। इसका यूज करते हुए आप दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है, तो आप उसको सॉल्व करते हुए आगे जाएंगे। तो मैं समझता हूँ आप सॉल्व कर लें इसको, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तो मैं अभी तक आपने किया होगा बोल के ऐसे समझ के कि मैं चलता हूँ। ये एक्स की और वाई की वैल्यूज आपको दे देता हूँ डायरेक्ट जी। देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 बोलिए मैडम। इक्वल टू 25 जी वेरी गुड, एक्स इक्वल 25 जी बिल्कुल सही है। इक्वल वाई टू इक्वल 82 82 जी बिल्कुल, x इक्वल टू 25 y इज इक्वल टू 80। तो फिर आप a और b सी ए बी सी की वैल्यू निकालना, तो एंगल a ये हो जाता है, ये एंगल a इज इक्वल टू 25 डिग्री, एंगल c इज इक्वल टू 82 डिग्री। सो एंगल b यहाँ पे आपको निकालेंगे तो बाय यूजिंग कंडीशन, तो वहां से आपको 73 डिग्री निकल के आती है। तो यस सर 73 आ रहा सर। ए बी सी वैल्यूज यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो सवाल यहाँ पे यही पूछा है, एक्स और वाई नहीं पूछा है, सवाल यहाँ पे यही पूछा है कि फाइंड द ऑल एंगल्स पूछा है, फाइंड द ऑल एंगल्स। ठीक है, एक सवाल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से लेंगे, फिर अब आगे बढ़ेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से शायद मैं इसको सॉल्व किया हूं, आप वहां पे देख सकते हैं। मैं आपको बस सवाल ग्रुप में भेज दूंगा और मैं यहाँ पे सॉल्व करें। कहाँ पे सॉल्व किए? सर्कल्स में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो टॉपिक है हमारा, वहां पे हमने उस सवाल को लिया है आखिर में। तो वहां पे आप देखिए किस तरीके से सवाल बन रहा है। तो फिलहाल अब मैं यहाँ पे नहीं लाऊंगा वरना फिर टाइम ज्यादा होता है। बस वैसे सवाल आपको ग्रुप में इंशाल्लाह क्लास के बाद एक दो सवाल मैं भेज देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया हूँ, नहीं तो फिर यहीं पे आपको दे दो जी। ये था ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल्स के रिलेटेड। अब सवाल यहाँ पे कुछ और थोड़ा अलग टाइप के आने वाला है, अलग टाइप के यहाँ पे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सवाल को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए सवाल कुछ इस तरीके से, ओके पहला इंग्लिश में देख लें, थोड़ा जूम करें अपनी स्क्रीन को अच्छी तरीके से, आपको वहां पे दिखता देखिए, जितना चाहे आप आराम से जूम कर सकते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 square units if its length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area is increased by 67 square units. Find the length and the breadth of the rectangle. जी एकदम अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तमाम इस सवाल में जवाब भी वही दे रहा है, जवाब भी वही देता है पूरा एकदम। सवाल को अगर गौर से पढ़ेंगे तो पूरी चीजें आपको समझ में आ जाती। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है और इजी सवाल है। दिखने आपको बड़ा दिख रहा होगा, पढ़ने में थोड़ा आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। फिर अगेन यहाँ पे बोल रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स the area increased by 67 square units. Find the length and breadth of the rectangle. और यहाँ पे और एक चीज लिखिए, find the area लिखिए, find the area of it, the area of it। चलिए अब नेक्स्ट उर्दू में इस तरीके से देखिए, किसी मुस्ततिल का रकबा 9 मुरब्बा इकाई कम हो जाता है अगर इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। अगर हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो रकबा
67, मुरब्बा इकाई बढ़ जाता है। मुस्ततिल की लंबाई चौड़ाई मालूम करें और रकबा मालूम करें। बहुत ही आसान और इजी सवाल है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इसको जल्द से जल्द नोट डाउन कर लें। चलिए, क्या पूछ रहा देखिए यहाँ पे, एक मुस्ततिल है, मुस्ततिल का रकबा आपको मालूम होना है। यहाँ पे एक मुस्ततिल इस तरीके से, तो सबसे पहले हम क्या करता है, इसका जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है उसे एक्स और वाई मान लेते हैं। आप ए बी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे कंडीशन नहीं है, एक्स और वाई यहाँ पे मान लो, ठीक है। लेंथ यानी यहाँ पे एक्स, ब्रेड्थ यानी यहाँ पे वाई, लंबाई एक्स और चौड़ाई यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे वो। कंसीडर लेंथ इज एक्स मीटर, और एक्स यूनिट्स, मीटर नहीं यहाँ पे, एक्स यूनिट्स, एंड the breadth is y यूनिट्स। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्ज करें आपको यहाँ पे लिखना था, मुस्ततिल की लंबाई x इकाई है, x इकाई, और इसकी चौड़ाई y इकाई है, इसकी चौड़ाई y इकाई। आप थोड़ा जूम करें, जितना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उतना पर फोकस करें तो एकदम अच्छा होता है। फिर जब ज्यादा होता है तो आप जूम इन कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, इतना तो हमने फर्ज कर लिया, अब सवाल पढ़ लेंगे। तो सवाल पढ़ लेंगे, देखिए बहुत आसान सवाल, क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड। तो सबसे पहला एक्स और वाई को मान लीजिए, तो एरिया यहाँ पे क्या होता है, सो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, लंबाई जरा चौड़ाई, सो एरिया इज इक्वल टू एल यानी यहाँ पे एक्स है और वाई बी यानी वाई है, सो टोटल एरिया यहाँ पे क्या निकल जाता है, एक्स इंटू वाई निकल, एक्स इंटू वाई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब सवाल को पढ़ेंगे तो एकदम आसानी से आपको समझ में आता है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे एक एरिया है, एक्स इंटू वाई एरिया है, ठीक है, पता नहीं कितना एरिया है, एक्स इंटू वाई, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला एरिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, रेड्यूस्ड मीन्स कम होता है, कितना, 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे एरिया है, इसमें से क्या करेंगे, रेड्यूस यानी माइनस करेंगे कितना, 9 यूनिट्स। तो बात क्लियर हो गई, तो यहाँ पे एरिया कंप्लीट होगा, एरिया। नेक्स्ट, अब आगे बात किसकी हो रही है, देखिए, if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 units, so यहाँ पे किसी बात चल रही है, लेंथ की यहाँ पे चल रही है, लेंथ इज reduced, जी बिल्कुल, reduce मीन्स माइनस कितना, यहाँ पे 5 लंबाई हो गई, इनटू चौड़ाई मीन्स ब्रेड्थ यहाँ पे कितना हो रहा है, इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, ये है हमारे प्लस इंक्रीज यानी प्लस करेंगे कितना, 3 यूनिट्स, बस इतना ही है, बीच कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यहाँ पे जो फार्मूला है उसी फार्मूले को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बस यहाँ पे एरिया कितना, एक्स वाई, उसमें से 9 यूनिट्स कम होता है, रिड्यूस होता है, फिर इसकी कब, जब इसकी लेंथ में से 5 यूनिट्स को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, फिर इसकी ब्रेड्थ में से 3 यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे, तो तब इसका एरिया यहाँ पे कम हो जाता है। तो उसको ऐसा ही रखते हैं, एक्स इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स इंटू वाई कर लेते हैं, एक्स वाई
सो x इंटू 3 यहाँ पे प्लस 3x, सो -5 इंटू y -5y, सो -5 इंटू प्लस 3 -5 3 जा 15। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन निकल के आता है। अब नंबर को यहाँ पे देखिए एक्स वाई दोनों कैंसिल हो जाता है, सो -9 और एक -15 इधर आता है, तो यहाँ पे क्या होता है +15 इज इक्वल टू, सो 3x - 5y आपको यहाँ पे मिलता है, 3x - 5y। तो अब यहाँ पे आपको पूरा सिंप्लीफाई कर लें, 3x - 5y इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आता है, तो ये होगा हमारी इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब वैसा ही सेम और एक कंडीशन दी गई, यहाँ पे दो हालात, दो यहाँ पे मरहले, दो स्टेप्स दिए। ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब दूसरा स्टेप यहाँ पे देखेंगे, वैसा ही आपको करना है जैसा हमने यहाँ पे किया ऊपर में, वैसा सेम टू सेम करना। देखिए यहाँ तक तो बात खत्म हो गई। अब यहाँ पे कैसे शुरू करें, इफ वी इंक्रीज द लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं कितना 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, अगेन ब्रेड्थ को भी हम क्या करें यहाँ पे इंक्रीज कर, द एरिया इंक्रीज बाय 67, एरिया भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। जब लेंथ भी और ब्रेड्थ भी, लेंथ को 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ को 2 यूनिट्स यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहां पे एरिया भी क्या हो रहा है 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ रहा है। तो अगेन वही कहानी यहाँ पे देखना है, एरिया यानी एक्स वाई, इंक्रीज यानी प्लस करेंगे कितना 67 यूनिट्स यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है, लेंथ यहाँ पे लेंथ की बात कितनी करें, इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट्स, तो यहाँ पे +3 कर लेंगे, ठीक है। y यानी यहाँ पे ब्रेड्थ है, y यानी ब्रेड्थ यानी कितना यहाँ पे 2 यूनिट्स प्लस 2 यूनिट्स यहाँ पे हो जाता है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो x इंटू वाई प्लस 67 इज इक्वल टू x इंटू वाई, सो यहाँ पे अगेन x इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y, सो 3 प्लस 2 3 इंटू 2 6 होता है। सो अगेन यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल हो जाता है, सो 67 प्लस 6 को इधर लेकर आएंगे, सो -6 होता है, सो 2x प्लस 3y यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 61 हो जाता है। तो सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपके पास है। तो अब आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। अब बहुत इतना ज्यादा नहीं है, तो इसको हम एज ए SW देंगे, आप इसको कंप्लीट करें। यहाँ पे x और y की वैल्यू देता हूँ, देखिए। सो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, x की वैल्यू 17 और y की वैल्यू यहाँ पे 9 आ जाती है, y की वैल्यू 9। यहाँ पे एरिया पूछा है, तो लास्ट में एरिया निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 17 इंटू 9 कर लेंगे, तो 79 से 153 यहाँ पे स्क्वायर यूनिट आपको कंपल्सरी लिखना है, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी लास्ट में एरिया की। देखिए सवाल को लास्ट तक आपको अच्छी तरह पढ़ना है। कभी कभार हम क्या करता है, जल्दबाजी में सवाल को आधा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैं नहीं लिखा था तो उसको कंप्लीट कर लिया, उर्दू में था, यहाँ पे इंग्लिश में नहीं था। फाइंड द एरिया ऑफ इट, ये मालूम करना है। कभी कभार हम क्या करते हैं, सवाल पढ़ते हैं एक्स और वाई निकाल के बैठ जाते हैं और उतना ही कंक्लूजन लिखते हैं। तो सवाल में पढ़ना है, क्योंकि ये हादसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुए हैं पिछले साल। सवाल को पूरा न पढ़ने की वजह से या आधा सारा सवाल पढ़ने की वजह से आधा ही वहां पे लास्ट का एंड पॉइंट कंक्लूजन अच्छा नहीं निकाले। तो आपको अच्छी तरह सवाल पढ़ना है, पढ़ के उसमें आखिर में क्या मालूम करने बोल रहा है वो भी आपको ध्यान देना जी। एक ऐसा सवाल मैं आपको दूंगा, तो आप इसको घर में सॉल्व कर लें। एज SW यहाँ पे सेम ऐसा ही सवाल, if in rectangle the length is increased and the breadth is reduced by each by 2 units, the area is reduced by 20 square units. If however the length is reduced by 1 unit and the breadth is increased by 2 units, the area increases by 33 square units. Find the area of rectangle. Find the area of rectangle. जी जल्दी से लिखें।
उर्दू वालों के लिए नीचे सवाल है, अगर किसी मुस्ततिल की लंबाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 इकाई कम कर दी जाए तो रकबा 28 मरबा इकाई कम हो जाता है। ताहम अगर लंबाई 1 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो रकबा 33 मरबा इकाई कम हो जाता है। मुस्ततिल का रकबा मालूम करें। मुस्ततिल का रकबा यहाँ पे आपको मालूम करें जी। तो ये सवाल है, एज आप SW कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे टाइम एंड वर्क पर। ये होगा ट्राई करें थोड़ा, और जब बीच में ऐसा होते तब भी ट्राई करें। तो अब आगे बढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क, ये था ज्योमेट्रिकल फिगर्स से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ठीक है। सो टाइम एंड वर्क में एक ही चीज का आप ख्याल रखें, ध्यान देना, जब कभी भी यहाँ पे डेज की बात होती है या दिन की बात होती है, दिन, इतने दिन कंप्लीट करते हैं, एक काम को करने के लिए 4 दिन लगते हैं, तो आपको कंपल्सरी जब टाइम एंड वर्क के जब भी यहाँ पे प्रॉब्लम दिख आएंगे तो आप यहाँ पे डेज को 1 डिवाइडेड बाय लेना। एक चीज याद रखें, 1 बाय डे लिखना है, 1 बाय डे, ये फॉर्मूला याद रखें, 1 बाय डे। कभी भी डे को ऐसा सीधा आपको नहीं रखना है, 1 बाय करना है। क्यों का जवाब मैं जवाब दूंगा वहां पे, आपको पता चलता है जब प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो एक इसमें हिंट है, मान लीजिए यहाँ पे एक काम करने के लिए 5 आदमी को 6 दिन लग रहे हैं, 6 डेज यहाँ पे लग रहा है। तो सवाल में 6 डेज ऐसा ही आता है, जब आप सॉल्व करने में बैठता है तो तब वहां पे आप क्या करेंगे, 1/6 लिखेंगे, 1/6, ठीक है। ये बात आप अच्छी तरह से ख्याल रखना। तो मान लीजिए एक काम करने के लिए वहां पे एक 10 डेज लगते हैं, 10 डेज या 10 दिन लगते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे, 1/10। मान लीजिए एक काम करने के लिए आपको वहां पे x डेज लगते हैं, तो वहां पे क्या लिखेंगे, 1/x डेज, 1/x डेज। वैसे अगर एक काम को करने के लिए y डेज लग रहे हैं, x डेज हो गए और यहाँ पे y डेज लग रहे हैं, तो वहां पे क्या लिखेंगे, 1/y लिख देंगे, 1/y। जो की पॉइंट है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। की पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, वर्क में, वर्क एंड टाइम एंड वर्क जब भी आता है तो आप जब कभी टाइम की बात चलती है, डेज की बात चलती है, तो आप वहां पे क्या करेंगे, डेज को 1/डे उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करेंगे तभी आपको वहां पे तमाम चीजें सारी अच्छे से आती है, एक्यूरेट आपका आंसर आता है। अगर 1/नहीं नहीं रखेंगे तो याद रख लीजिए आपका जवाब पूरा वहां पे गलत आ जाता। चलिए अब शुरू करेंगे। एक सवाल यहाँ पे ले लेता हूँ, देखिए। और ये आई थिंक टाइम एंड वर्क थोड़ा लेंदी है एज कंपेयर टू पिछले वाले जितने भी सवाल हैं उससे ये लेंदी है। यहाँ पे ऐसे वाले सवाल आपको आएंगे, याद रखिए, जो हमने पिछली बार सवाल किए थे, 2x प्लस 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/5 अगर ऐसा आता है, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व करना है
ये मेथड मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। इसकी दो मेथड है, दो यहाँ पे मेथड्स। सो मेथड नंबर 1 आप डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा मेथड क्या यूज कर सकता है, reduce to again pair of linear equations, यानी दो मुतगैर खत्ती मसावतों में तहलील करना, ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट में आपको जो अच्छा लगे उसका आप इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। दोनों का यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप ही इस्तेमाल करें। बहुत आसान है, एज कम्पेयर टू जितने हम सवाल करें बहुत ही आसान है, लेकिन आपको क्या करना, देखिए क्या याद रखना है इसमें। फर्स्ट एक प्रोसीजर आता है, यानी लाइन्स आते हैं, इंग्लिश में या उर्दू में चंद लाइन्स आते हैं। वो लाइन्स को आप चाहे बाहर भी मार लें या फिर याद रख लें या फिर समझ के आपको जैसा लगता है वैसा करें, लेकिन वो चीज हर एक सवाल के लिए यहाँ पे वैसा ही होता है। So every question you have to follow the same procedure, आपको सेम वैसा ही आपको फॉलो करना है। इसमें कुछ भी तहलील करने की जरूरत नहीं, कुछ भी इसमें आप मिल आउट करने की जरूरत नहीं। हाँ, बस नाम कर सकते हैं। तो एक सवाल में अगर मैन एंड बॉयज दिया तो सिर्फ उतना ही आप चेंज करना है, एक सवाल में मेंस एंड वुमेन्स दिया तो उतना ही आप चेंज कर सकते हैं, या फिर वुमेन्स एंड गर्ल्स दिया यहाँ पे तो आप उतना ही चेंज कर सकते हैं। बाकी का हूबहू जो एग्जैक्ट है वही आप रखना है। तो मेरी बात बताने का यहाँ पे मकसद ये है कि जो स्टार्टिंग के एक 4-5 लाइन आएंगे आप उसे बाहर मारें या समझ के लिखें, आप जैसा चाहे वैसा करें, लेकिन आपको वो चीज कंपल्सरी याद रखना है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है एकदम आसान और इजी होता है। तो अगर स्टार्टिंग का आपको समझ में आ गया या आप उसको अच्छी तरह लिखने के काबिल बन गए तो अगले स्टेप उतना ज्यादा वहां पे इन डिटेल नहीं है। तो शुरू करेंगे, पहला सवाल लेंगे तो आपको वहां पे मालूम पड़ता है जो जिस चीज के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ तमाम चीजें यहाँ पे आपको 1 बाय 1 आएंगे। तो आप क्या कीजिए, सेट रीडिंग लिखिए, टाइम एंड वर्क, और जो जो यहाँ पे मैं बताया हूँ फॉर्मूला, जब कोई भी यहाँ पे डेज आए तो आपको 1 बाय डे लिखना है कंपल्सरी। यहाँ पे देखिए बताता हूँ, ये बात का इसमें की पॉइंट है, इसको यहाँ पे याद रखना जरूरी है। देखिए 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days। देखिए 10 days आया तो 10 नहीं रखना है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे 1/10। 1/10 मतलब एक दिन में कितना काम हो सकता है, इसका मतलब। So while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days। 14 days। So 1/14 यहाँ पे आपको रखना है, याद रखना है। Find the time taken by one man alone and that by one by alone to finish the work। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, बहुत ही आसान सवाल। 8 मर्द और 12 लड़के किसी काम को 10 दिन में मुकम्मल करते हैं, जबकि 6 मर्द और 8 लड़के इसी काम को 14 दिन में मुकम्मल करते हैं। एक अकेले मर्द और अकेले लड़का इस काम को कितने वक्त में मुकम्मल करेंगे मालूम करें। इस तरीके से सवाल है, तो आप सवाल लिख लें। तो फर्स्ट की जो एक 4-5 स्टेप्स हैं जो इंग्लिश में है या उर्दू में है, आपको वैसा ही एज इट इज लिखना है, बस यहाँ पे नाम चेंज करना है। यहाँ पे नाम मर्द और लड़के हैं तो बस उतना ही वहां पे चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर यहाँ पे औरतें और यहाँ पे लड़कियां आते हैं तो औरतें लड़कियां लेंगे, गर्ल्स एंड वुमेन आते हैं, या फिर औरतें और मर्द आते हैं तो आप औरतें और मर्द वहां पे लिखना है, बस उतना ही यहाँ पे फर्क करना जी। तो शुरू करेंगे। सबसे पहला आपको एक चीज ये यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से याद रखना। सपोज 1 मैन, जी 2 मिनट आसान हो रही है।
मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप उसको देखें बस। और स्क्रीन वगैरह दिखाई दे रहा है? चलिए, तो ये इतना ही। ये कहां से लिए सर आप? कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए स्टार्ट लास्ट में जो है, फाइंड टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन कैन, यहाँ पे ना वही चीज यहाँ पे लिखा हूं। क्या लिखा हूं यहाँ पे? एक आदमी को इस काम को फिनिश करने के लिए एक्स डेज लगते हैं। ठीक, एक आदमी को इस काम को फिनिश करने के लिए एक्स डेज लगते हैं, और एक एक लड़के को इस काम को खत्म करने के लिए कितने वाई डेज लगते हैं। मतलब एक आदमी और एक लड़के को खत्म करने के लिए यहाँ पे हम एक्स और वाई मान लें। ठीक है, बात क्लियर हो गई? कुछ भी नहीं, जो लास्ट था वहां से शुरू करें। देखिए, तो अगर एक आदमी को एक्स डेज लग रहे हैं, एक आदमी को एक्स डेज लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम वहां पे कंप्लीट होता है? मींस वन मैन, एक आदमी, वही एक आदमी एक दिन में वन डेज में कितना काम करता है? वन डेज वर्क। सो वन मैन्स वन डेज वर्क। सो कभी भी आपको क्या करना है, एक दिन डिवाइड बाय एक्स टोटल यहाँ पे डेज डिवाइड बाय एक्स, यहाँ पे एक दिन का मालूम करना। ठीक है, आपको पूरा ऐसा है एग्जैक्टली यहाँ पे मैं बोलता हूँ छापा मारना है एग्जैक्ट। सपोज वन वहां पे मैन पूछा तो मैन, वुमेन पूछे तो वुमेन, फिर वहां पे से एक्स एग्जैक्ट ऐसा ही। फिर यहाँ पे बॉयज की जगह दूसरा पूछा है तो गर्ल्स पूछा तो यहाँ पे गर्ल्स लिखें, गर्ल लिखें, फिर बाद में सेम एज इट इज। फिर ये एग्जैक्ट ऐसा ही वन, यहाँ पे इसे इतना ही चेंज करना है, फिर एग्जैक्टली सेम वैसा ही। ठीक है, सवाल बस सिंपल है। यहाँ पे ना अगला जो सवाल है, डिपेंडिंग अपॉन नेम्स, आपको स्टार्टिंग की जो स्टेप्स है वो तमाम स्टेप्स क्या करेंगे, ऐसा ही लिखने की कोशिश करेंगे। सो एक मैन की हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वन बॉयज, वन बॉयज वन डेज वर्क, मतलब एक लड़का एक दिन में कितना काम कर सकता है? तो एक दिन हो गया, टोटल यहाँ पे डेज कितना है? 1 divided by y। 1 डिवाइड बाय 1। तो अब उसको उर्दू में लिखेंगे थोड़ा। ये पूरा यही है, देखो स्टार्टिंग जो स्टेप्स बोला मैं, इसी इतना ही आप याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे, और इसको हर सवाल में यहाँ पे लागू करेंगे। हर सवाल में
इसको आप लिखना है। जैसा कि पिछले सवाल आप देखे होंगे, कंसिडर जो स्टेप्स आते थे, एक्स बाय वाई इज ए फ्रैक्शन, एक्स वाई इज ए 2 डिजिट नंबर, वो जो हम अज्यूम करते थे, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, थोड़ा अज्यूम कर लेंगे, तो एक्स और वाई डेज बोल के, तो एक आदमी इतने दिन लगता है काम करने के लिए, तो एक लड़की को वाई डेज लगते हैं, तो वही एक आदमी के लिए एक दिन में कितना काम होता है, तो 1 बाय एक्स डेज। एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है, तो 1 बाय वाई डेज। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। मैं समझता हूँ सिर्फ ये 2 लाइन्स आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों सवालात, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो सवाल में है ना, सवाल के लास्ट जो आप पढ़िए वहां पे आपको मिल जाता है। ठीक, तो उर्दू में कैसा लिखना है, फर्ज करें एक मर्द अकेला, या अकेला एक मर्द इस काम को कितने एक्स दिन में मुकम्मल करता है। ठीक, और एक अकेला लड़का इसी काम को कितना वाई दिन में मुकम्मल करता है। ठीक है, तो ये एक लड़का इस पूरे काम को खत्म करने के लिए एक्स डेज हुआ, वाई डेज हुआ। फिर एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है, तो वो यहाँ पे लिखना है, एक मर्द का एक दिन में काम, तो यहाँ पे क्या होता है 1 बाय एक्स। तो यहाँ पे सेम ऐसा लिखेंगे, एक लड़का का एक दिन में काम, ठीक है, तो 1 बाय वाई लिखेंगे। आपको क्या करना है, ये तमाम चीजें आप चाहे बाहर मारो या समझो या क्या करते हैं करो, मुझे यहाँ पे पता नहीं, लेकिन स्टार्टिंग जब भी टाइम एंड वर्क आता है तो स्टार्टिंग यहाँ से शुरू करना, यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो अगला चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो वहां पे सवाल पढ़ लेंगे। तो पहली जो कंडीशन है, उसमें कितने आदमी और कितने यहाँ पे लड़के हैं, 8 मैन एंड 12 बॉयज जी। सो वो चीज यहाँ पे लिखेंगे, 8 मैन एंड 12 बॉयज, 8 मैन एंड 12 बॉयज कैन फिनिश, थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैन फिनिश ए piece of work, can finish a work in 10 days, यानी 8 मर्द और 12 लड़के इस काम को 10 दिन में मुकम्मल करता है। तो यहाँ पे बस ना, ये अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलता, समझने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब क्या करना, देखिए 8 मर्द, तो यहाँ पे ये जो है ये मर्द के लिए है, तो यहाँ पे 8 बाय एक्स रख देना, 8 बाय एक्स। ठीक है, नेक्स्ट कितने हैं, 12 लड़के, तो लड़की के लिए यहाँ पे ये है 12 divided 12 by y. तो यहाँ पे प्लस करेंगे, तो इन दोनों ये 8 मर्द और 12 लड़कियों के लिए कितने 10 डेज Is रख रहे हैं, equal तो to 1 divided by 10, sir. जी अगर आप सिर्फ 10 रखेंगे यहाँ पे तो आपका आंसर बिल्कुल वहाँ पे गलत होता है। तो इसीलिए 1 स्टार्टिंग मैंने divided by 10. जी, इसीलिए यहाँ पे मैंने बताया आपको, जब भी यहाँ पे डेज आएंगे, दिन आएंगे, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, सो 1 डिवाइडेड बाय 10 रखेंगे, 10 नहीं है तो ये 1 बाय 10। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 हो जाती है। इक्वेशन नंबर 2 आपको ऐसा यहाँ पे निकालेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए, सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सो अब इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2 यहीं पे लेंगे, देखिए 6 days while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days। यहाँ से मतलब इसका 6 मर्द और 8 लड़के इस काम को 14 दिन में मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, बस 6 by x plus 8 divided by y is equal to 1 divided by 14. बिल्कुल सही। तो 6 बाय एक्स प्लस और यहाँ पे 8 बाय वाई
इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पे 14 है, तो अगर 14 इतना लिखेंगे गलत होता है, 1 बाय यहाँ पे 14 आपको लिखना है। सो इक्वेशन नंबर 2 होता है। यहाँ पे मैं जैसा लिखूं वैसा आप लिखिए, लिख के नीचे लिखिए तो एकदम अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करता है, यहाँ पे अभी जस्ट आपके सामने बताया। आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड यूज करें, चाहे reduce to another pair of linear equations। तो आप जैसा आपकी यहाँ पे सोलर था वैसा करें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ। एलिमिनेशन मेथड यूज किया तो एकदम आसानी से वहां पे चलता है। या तो फिर आप ऐसा करेंगे, लेट 1 by x इक्वल टू a, 1 by y इक्वल टू b, फिर 8a plus 12b इक्वल टू 1 by 10, फिर यहाँ पे 6a plus 8b इज इक्वल टू 1 by 14। 14 के यहाँ पे जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर यहाँ पे 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऐसा वो काम यहाँ पे चलते रहता है। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों को सबसे पहले यहाँ पे सेम बना लेना है। तो x है, x से बड़ी खुशी की बात हो गई। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, दोनों को सेम बना लेना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड 6 टू इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाइड 1 by 6 एंड 2 by 8 यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 8 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो तमाम चीजें यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पे अगला स्टेप में क्या करता हूँ, देखिए डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 6 into 8, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करें। 6 8 जा 48, 48 by x प्लस यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है। 8 12 जा 8 7 8 12 12, 8 यहाँ पे 72 डिवाइड बाय y। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 6 इंटू यहाँ पे 1 है, 10 नहीं है, 1 है। 6 इंटू 1 6 सर बाय यहाँ पे 6 से 10। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना फर्स्ट इक्वेशन को, तो 6 12 10 करना है शायद ना सर। जी मैडम, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सर आप 6 से, हाँ तो 6 8 जा 48 करें सर, फिर 12 8 जा कर रहे हैं आप, 6 12 जा कर रहे हैं सर। 6 का टेबल 12 तक मुझे पढ़ना थोड़ा जरा कंफ्यूजन है मैडम, वही 12 का टेबल 6 तक पढ़ा। हाँ मैं क्या, आप बोलते हो सर 12 8 जा बोले सर, तो मैं वही कंफ्यूज हो गई सर। ये 12 6 जा 6 12 जा जी। सिक्स है ना मैडम, 12 6 जा 12 6 72 जी। मैं शायद 8 बोला आपको, 80 बोला, सही। अब आप क्या करना, यहाँ पे 6 से इसको मल्टीप्लाई किए। अब क्या करना, 8 को इससे पूरे मल्टीप्लाई करना। 8 6 जा 8 8 जा फिर 8 1 जा। सो 8 6 जा 6 8, यहाँ पे 48 x प्लस 8 8 जा 64 y प्लस 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 14। आप चाहे तो ये दोनों को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर ऐसे रखते हैं, रखेंगे तो तभी चलता है। तो ऐसे विश आप जैसे चाहे वैसा करें। तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सजेशन देता हूँ। 3 5 यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे ये 48 by x प्लस 72 by y इज इक्वल टू 3 by 5 होता है। 3 by 5, ठीक। जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना आसान आपको वहां पे आंसर मिलता है। ये यहाँ पे 48 by x प्लस 64 by y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4 by 7 यहाँ पे निकल गया था। अब यहाँ पे और एक बार लास्ट लिखता हूँ, 48 by x प्लस 72 by y इज इक्वल टू 3 by 5। So 48 by x plus 64 by y is equal to 4 by 7। अब यहाँ पे माइनस 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 करेंगे, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल होता है। तो 72 में 68 64 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 by y हो जाता है। फिर यहाँ पे इसे कैसा करना है सर, इसे ऐसा करेंगे, 3 by 5 को ऐसा ही रखेंगे, माइनस 4 by 7 को ऐसा रखेंगे। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 by y इज इक्वल टू, ये दोनों अलग अलग है तो आराम से यहाँ पे 35 हो जाता है। फिर यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये कितना होता है, 21 माइनस ये 20 यहाँ पे निकल गया था। ठीक है, सो 8 by y इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटली 1 by 35 होता। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे।
सो 8 इंटू 35 ये हो जाता है, फिर ये यहाँ पे y इंटू 1 y होता है, सो y इज इक्वल टू 35 इंटू 8 यहाँ पे 280 हो जाता है। सो ये y की वैल्यूज हो गई, मतलब 280 डेज यहाँ पे लगते हैं एक अकेले लड़के अगर काम करता है तो 280 डेज यहाँ पे उसको मुकम्मल होते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको आगे कंटिन्यू करना है, पुट y इज इक्वल टू 280 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो a b भी ले सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 280 को मसावात 1 में पुर करें, ठीक है। तो मसावात 1 यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्टिंग से। तो ये चीज अगर आपको समझ में आई है या फिर आप रेड्यूस टू अनदर इक्वेशन कर रहे हैं या रेड्यूस टू लीनियर फॉर्म कर रहे हैं, तो तब भी आपका आंसर वहां पे सेम आता है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारे यहाँ पे है, देखिए लिखता हूँ एक बार। 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/10, ये ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो वहां पे 8/x प्लस 12/y की वैल्यू यहाँ पे 280 होती है, इज इक्वल टू 1/10। सर अब 1 यहाँ पे divided by 25 हो रहा है सर, वो 12 1 जा 12, 12 25 जा 280, जी कितना हो रहा है मैडम? 12 1 जा 12, 12 25 जा 280 सर। 1225 ज़रा। जी सर, 12 2 जा 24, लेफ्ट 6 रहा है सर, 12 5 जा 60 हो जाता है। ओके, या फिर 4 3 ज़ा 4 7 ज़ा, या ऐसे भी रख सकते हैं। तो 3/70, क्योंकि अगर 10 10 यहाँ पे रहा तो एकदम आसानी होती, इसलिए यहाँ पे मैं 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो 8/x, तभी आपका आंसर सही आता है मैडम, 1/10 माइनस 3/70। सो 8/x में इसलिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 70 यहाँ पे एलसीएम आता है, तो 7 माइनस 3 हो जाता है। सो 8/x इज इक्वल टू 4/70, 4 1 सा 4 2 सा। सो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2/x इज इक्वल टू 1/70 है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सो 2 इंटू 70 इज इक्वल टू x इंटू 1x, सो x इक्वल टू 140 यहाँ पे आ जाता है। तो आपका आंसर भी वही सेम आता है, अगर यहाँ पे 12 1 सा 12 1 सा, फिर यहाँ पे 12 5 सा 12 2 सा 25, अगर 1/25 करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आता है। तो उसमें कुछ मैं इसलिए यहाँ पे 10 में रखा, क्योंकि एलसीएम एकदम आसानी से 70 निकल गया था। सो लास्ट में कंक्लूजन लिखना है आपको, यहाँ पे देखिए कंक्लूजन कैसा लिखना। देयरफॉर वन मैन, या स्टार्टिंग में जो कंसीडर किए थे सपोज बोल के, उसी को लिख देना है बस, वो सपोज निकालना है, डायरेक्ट लिखना। देयरफॉर द वन मैन alone can finish work in x means यहाँ पे 140 days, ठीक है। सो one boy alone can finish work in कितने 280 days। उर्दू में वैसे लिखेंगे, एक अकेला मर्द इस काम को कितने दिन 140 डेज 140 दिन में मुकम्मल करता है। यहाँ पे एक अकेला लड़का इसी काम को या इस काम को 280 दिन में मुकम्मल करता है। हमारा आंसर वो हम एलसीएम लेके करे तो सर 3x इज इक्वल टू 400 आ रहा सर। 3x इक्वल टू 400 जी सर।
So 8 by x is equal to 8 1 by by x is equal 25. to, जी सर हम क्या करें, वो 1 by 25 था ना, 1 by 10 जी माइनस 1 by 25 करें सर। जी। फिर तो उसके LCM बाद आपको सर हम कितना है मैडम? एलसीएम आया सर 50 आया सर। 50. जी सर So 50 10 आया एलसीएम। 25. ऊपर न्यूमरेटर में सर 5 जी 10 से उसको डिवाइड करें सर, 50 को 10 5 50 हो गया तो 5 आ गया सर ऊपर, 5 1 जी 5 अगेन उसको 25 2 50 सर, तो 2 1 2 सर, 5 minus 2 कैसा कैसा मैडम? हम 8 by x लिए सर इज इक्वल टू जी 1 divided by 10 minus 1 by 25 करें सर। ओके, आप थोड़ा जो करें थोड़ा ये डालिए मैडम, मैं चेक करके बोलता हूँ। So 8 by x plus 1 by 25 equal to 1 by 10. सही है? सर 1 by 10 minus 1 by 25 लिए सर। 1 by 25. ओके, तो 10 और 25 का एलसीएम आप ले आए तो 50 आता है। 5 2 5 minus 2 3 3 by 20 3 by 50 सर 400 3 by 400 to 50 हाँ 400 by 3 आ रहा सर। 3. ओके, ट्वेल्व 1 से 12 12 24 वो 12 से कट होता नहीं, देखिए मैडम 40 बचता है वो। यस सर 12 280 12 है ना 12 सर, 12 1 2 12 2 हाँ 24 सर, 6 लेफ्ट है ना सर, तो दैट नंबर बिकम 60। नहीं 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 12 12 1 से 12 12 2 जा नहीं मैडम, 12 2 से कितना होता है? 24 जी सर 12 2 24। ये 24 तो 28 में 4 निकालेंगे जी तो सर 4 6 बचता है। लेफ्ट है ना सर, 28 में 4 मैडम, हाँ 28 में 4 सर। तो 4 बचता है हमारा। जी जी सर। तो वो फिर ना 12 की टेबल में नहीं आता। चलिए अब नेक्स्ट एक अगला सवाल यहाँ पे देख लेंगे। ये सवाल है यहाँ पे देखें और एज इट इज ऐसा ही सॉल्व करने की कोशिश करें एग्जैक्टली। Two men and 5 boys can finish a piece of work in 4 days, while 3 men and 6 boys can finish it in 3 days. Find the time taken by one man alone to finish the work and that taken by one boy alone to finish the work. सेम वैसा ही सवाल है एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नंबर चेंज करना है। और स्टार्टिंग का जो प्रोसीजर मैं बताया था, जो लिखने के बारे में आपको बोला था, एग्जैक्ट वैसा ही आपको वहां पे लिखना है। जी चलिए नेक्स्ट एक अगला क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ पे। तो टाइम एंड वर्क के इतने एग्जांपल हो गए, आपको बस करना है पे ज्यादा कुछ नहीं है। जो मेथड यहाँ पे मैं बताएंगे स्टार्टिंग में, इस पर फोकस करें, इसको थोड़ा 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें। बस ये वाला जो है कुछ भी नहीं, एकदम आसान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है देखिए, 2 मैन है, 2 बाय एक्स 5 बाय वाई इज इक्वल टू 1 बाय 4, ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। 2 बाय 5 इक्वेशन बनाना बहुत आसान है इसमें। 2 बाय एक्स प्लस 5 बाय वाई सर वो इज लास्ट इक्वल टू क्वेश्चन 1 में सेंटेंस क्या है सर, एंड दैट टेकन बाय boy alone to finish the work।
तो इक्वेशन नंबर 1 होता है। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे, सो 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। एकदम आसान मक्खन की तरह इक्वेशंस आते हैं आपको। बस स्टार्टिंग का जो 4 लाइन है, 4 से 5 लाइन, वो आपको एग्जैक्ट वैसा ही लिखना है। इसके बाद आपको ये तमाम चीजें सॉल्व करना है। अब बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकता है, इखराज का तरीका यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम आसानी होती है। या तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पुट a इज इक्वल टू 1/x, b इज इक्वल टू 1/y। ये तरीके से मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, सो 2/a प्लस 5/b इज इक्वल टू 1/4। आप ऐसा ही रहने दे तो चलता है। नहीं सर, हम 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, या तो फिर आप 2a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3 चलता है। अगर आप ऐसा रखते हैं तो चलता है। 3a, तो फिर आप 2 3 जा 6, 2 3 जा 6a प्लस 3 5 जा 15b इज इक्वल टू 3 1 जा 3/4। फिर यहाँ पे 2 3 जा 6a प्लस 2 6 जा 12b इज इक्वल टू 2/3। इस तरीके से आता है। तो ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। सो 3b इज इक्वल टू 3/4 minus 2/3। So 3b is equal to 12, 9 minus 8. So 3b is equal to 1/12. So b is equal to 1/12, 3 is 36। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू हो गई। सो b यानी यहाँ पे 1/y is equal to 1/36। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 36 is equal to y is equal to 36। यहाँ पे b is equal to 1/36 है, तो इसीलिए आप सिंप्लीफाई करें। पुट b is equal to 1/36 इन। अब यहाँ पे देखिए, इक्वेशन 1 में रखना है, 2 में रखना है। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अगर यहाँ पे b is equal to 1/36, 5/36, जब भी आंसर आता है नहीं बोल के ना, लेकिन अगर 2 में रखेंगे तो एकदम आसानी से वहां पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 3a प्लस 6b यहाँ पे लिख रहा हूँ, और एक बार इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 2। सो 3a प्लस 6/36, b की वैल्यू 1/36 है, is equal to 1/3। so 6 1 जा 6 6 जा, so 3a is equal to 1/3 minus 1/6। so 3a is equal to, यहाँ पे 6 LCM आता है, so यहाँ पे 2 2 3 जा 2 minus 1। so 3a is equal to 1/6। so a is equal to 1/18। so a means यहाँ पे 1/x, so 1/18। so x is equal to 18 होता है। इस तरीके तमाम वैल्यूज आपको निकल के आता है बाय यूजिंग reduced to linear equation, reduced to linear equation। और एक दोबारा इसको अच्छे से देखें, कहाँ पे आप ए बी ले रहे हैं, कहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आता है। जी चलिए, अब शुरू करते हैं। जी हो गया सभी का, शुरू कर लेंगे। ओके, तो अब जो बारी है टाइम एंड वर्क की है, तो एकदम आसान और इजी सवाल है। अगर आप सिर्फ इक्वेशन से लेके करेंगे तो आराम से आपको आ जाता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपको लिखना जरूरी है। तो अब हम बढ़ेंगे इसकी तरफ, टाइम एंड डिस्टेंस की तरफ। टाइम एंड डिस्टेंस,
आपको क्या याद रखना है, देखिए वो था टाइम एंड वर्क और ये है टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, सो दैट इज टाइम इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इसके रिलेटेड हमने अच्छी अच्छी बातें की हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वही चीज फिर यहाँ पे दोबारा आ रही है। और सवाल अगर आए तो कैसा पहचानना है कि सर ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करें या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से करें, कैसा पहचानना है मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताऊंगा। तो या फिर कभी कभी ऐसा स्पीड भी पूछता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस So डिवाइडेड बाय distance टाइम टेकन। टाइम होता है। तो ये दो फॉर्मूलेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो कैसा हमें पहचानना है कि ये लीनियर इक्वेशन से सॉल्व होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होगा। तो जब भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात है, तो वहां पे सिर्फ कोई भी एक को हल करने के लिए बोलता है। स्पीड ऑफ ट्रेन खत्म, एक ट्रेन, या स्पीड ऑफ मैन, या स्पीड ऑफ कोई भी एक चीज को वहां पे सॉल्व करो बोल के बोलता है। ठीक, इसी एक का सोल्यूशन निकालना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अगर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, वहां पे दो इक्वेशंस पूछता, मतलब दो उसके सॉल्यूशंस पूछता है, दो उसके रिजल्ट पूछता है। स्पीड ऑफ कार की पूछता है, स्पीड ऑफ द ट्रेन की पूछता है। ठीक, तो यहाँ पे इसके दो दो चीजें यहाँ पे सवाल में पूछता है। तो जब भी दो दो सवाल पूछे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सवाल में सिर्फ एक ही चीज, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, एक पूछा है तो खत्म। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्ट्रीम, दोनों पूछा है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर सिर्फ दो यहाँ पे वेरिएबल्स हो, यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है सवाल में, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सिर्फ एक ही पूछ रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट पूछा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा, सिर्फ एक ही पूछ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्पीड एंड स्ट्रीम दोनों पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड एंड द स्ट्रीम, दोनों पूछ रहा है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी रफ्तार भी पूछ रहा है और बहाव भी पूछ रहा है सवाल में, तो वहां पे खती मसावतों की जोड़ी से हल करना। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बहाव पूछ रहा है या रफ्तार पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सवाल आपको पता चलता है, जब सवाल देखते हैं आप, वहां पे आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कौन से तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, तो उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कभी भी दो दो चीजें वहां पे हमेशा याद रखें, दो चीजें होती हैं। जैसा आप रेक्टेंगल का देखें, रेक्टेंगल में फर्स्ट केस एक अलग था और सेकंड केस एक अलग था, तो दो दो केस देते हैं, तो मतलब दो दो इक्वेशंस आपको वहां पे मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही है, सॉल्व करने के लिए दो दो चीजें सॉल्व करो बोल के पूछता है। तो कैसा पूछता है, सवाल को देखेंगे तो और भी अच्छा आपको समझ में आ जाता है। तो सवाल कुछ इस तरीके से है, देखिए, ए मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर partially या partly by train and partially by car. If he covers 250 kilometer by train and rest by car, it takes him 4 hours. But if he travels 130 kilometer by trains and rest by the car, he takes 18 minutes longer. Find the speed of the train and that of the car. दोनों पूछ रहा है, कार की स्पीड और ट्रेन की भी स्पीड। तो यहाँ पे दो दो पूछता है सवाल में, तो बाय यूजिंग कंपल्सरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखिए। यहाँ पे एक शख्स, यहाँ पे सिर्फ एक पूछता था तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते। एक शख्स 360 किलोमीटर का सफर कुछ रेलगाड़ी से और कुछ कार से तय करता है। अगर वो 250 किलोमीटर रेलगाड़ी और बाकी कार से तय करता हो तो इसे 4 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर 130 किलोमीटर रेलगाड़ी और बाकी कार से सफर करे तो इससे 18 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो रेलगाड़ी और कार की रफ्तार मालूम करना है।
रेलगाड़ी की भी और कार की रफ्तार यहाँ पे आपको मालूम करना है। तो चलें इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। सफर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। सर ऊपर से थोड़ा क्वेश्चन बताइए। जी होगा उर्दू और इंग्लिश में। तो अब मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स जो है एकदम तादाद कम हो रही है 7, 6, 5। इतनी भी अगर कम हो गई बोले तो बाद में मुझे पता नहीं वो देखते हैं या नहीं देखते, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है फिर। चलिए, तो 2 स्पीड यहाँ पे पूछा है। एक पूछा है स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द कार। तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे, कंसीडर स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड पहले, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ कार इज y किलोमीटर पर आवर। यानी उर्दू में, और यहाँ पे ये भी लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, ये दिया गया है टोटल डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है। तो कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक सफर है जर्नी ए, सी और बी की, टोटल 370 किलोमीटर है, 370 किलोमीटर। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पे फर्ज करें, उर्दू में लिखेंगे, फर्ज करें ट्रेन की रफ्तार या रेलगाड़ी की, ट्रेन की रफ्तार कितनी है, x किलोमीटर फी घंटा, और कार की रफ्तार कितने, y किलोमीटर फी घंटा। और कुल फासला यहाँ पे दिया है, कुल फासला 370 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे देखिए डायग्राम अगर बनाऊंगा तो अच्छा समझ में आता है। ए और बी का यहाँ पे 370 है सर। 360 है मैडम, सवाल में 360 बिल्कुल सही बोला आपने। नहीं 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 नहीं, इंग्लिश में 370 है, उर्दू में 360 है। ऐसा कैसे क्या चेंज हुआ, 370 ले लो मैडम जी। उर्दू से इंग्लिश से उर्दू आते आते फिर 10 किलोमीटर कम होगा शायद जी। ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 370 किलोमीटर, तो 370 किलोमीटर है। तो यहाँ से ए और बी का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या करता, आधा जो सफर है ट्रेन से, तो मान लीजिए यहाँ पे दिया है फर्स्ट, अगर सवाल पढ़ेंगे आधा सफर यहाँ पे, एक आधा सफर ट्रेन से, आधा सफर कार से यहाँ पे सफर करता है, ट्रैवल करता है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, 250 किलोमीटर ट्रेन से यहाँ पे सफर कर रहा है। तो मतलब ये फर्स्ट केस है, यहां से लेकर यहाँ तक 250 किलोमीटर यहाँ पे रेलगाड़ी से, ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी यहाँ पे सी तक, तो ट्रेन से, और यहां से लेकर यहाँ तक कार से, कार बनाएंगे छोटी कार यहाँ पे, ठीक है, कार बना, तो ये भी कहाँ ट्रेन दिख रही है जी, कार से।
तो 250 किलोमीटर ट्रेन से और यहां से लेकर यहाँ तक कार से, तो मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ पे 370। तो फर्स्ट केस में आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय कार वो निकालना, मतलब कार के जरिए से तय किया गया फासला वो निकालना। तो 250 किलोमीटर ट्रेन से हो गया, ठीक। और ये जो है कार से निकालना है, तो कितना होता है बोलिए? 370 में से अगर 250 को निकालें तो 120 किलोमीटर यहाँ पे ये होता है। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ तमाम चीजें। ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 1। वैसे 2 केसेस यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे तमाम चीजें, केस नंबर 1 की तमाम चीजें लिखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में, यहाँ पे उर्दू में लिखता हूँ। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना है? 250 किलोमीटर। यानी ट्रेन के जरिए तय किया गया फासला, कितना था? 250 किलोमीटर, 250। ये फर्स्ट पॉइंट नंबर 1। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, तो कैसा निकालेंगे इसे? 370 में से 250 को माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल जो ए से और बी का जो डिस्टेंस है वो 370, तो कितना होता है यहाँ पे? 120 किलोमीटर। यानी कार के जरिए तय किया गया फासला, तो कैसा करना है? 370 में से 250 ट्रेन का निकालेंगे, तो कितना था? 120 किलोमीटर ये कार से होता। अब इसका आपको निकालना है, इसकी इक्वेशंस को निकालना है। तो स्पीड यहाँ पे क्या है? ट्रेन की x मान लें, कार की y मान लें, ठीक है। तो टाइम कितना होता है? मतलब 250 किलोमीटर को तय करने के लिए x स्पीड से यहाँ पे गाड़ी जा रही है, तो टाइम कितना होता है? तो दैट इज टाइम। सो t इज इक्वल टू 250 टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो टाइम निकल के आता है। तो ये होगा। फिर यहाँ पे 120 किलोमीटर कार से, इसकी जो स्पीड है कार की y है, तब दोनों को जमा करेंगे तो मतलब टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना? 4 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं आपको, 4 घंटे। तो टोटल टाइम दिया है, जब भी टोटल दिया होता है तो आपको बताया था मैं प्लस लेना है, ठीक है। मतलब ट्रेन से और कार से दोनों का सफर को मिला करके 4 घंटे यहाँ पे दिया। तो मेरी बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले ये चीज यहाँ पे टुकड़े दिया है, टुकड़े 370 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, उसमें फर्स्ट कहानी यहाँ पे बयान की जा रही है 250 किलोमीटर ट्रेन से, बाकी का कार से, और टोटल यहाँ पे 4 घंटे लग रहे हैं। तो ये पहली कहानी खत्म हो गई। तो पहली कहानी की इक्वेशन यहाँ पे ऐसा आ गई, तो बड़ी खुशी की बात है। अब केस नंबर 2 शायद लोगों ने बताया कि क्यों इतना ट्रेन से सफर करता है। अब क्या, आप काम कीजिए, ए और बी डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखिए, टोटल टाइम यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे मेंशन करें टोटल टाइम 4 घंटे, कुल वक्त 4 घंटे। थोड़ा एडजस्ट कर ले मुझे भी और मेरे नोट्स को। तो यहाँ पे ए और बी का डिस्टेंस कितना है? 370 किलोमीटर। अब पहली बार जब जाता है 250 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, तो दूसरी बार जब जाता है तो लोग बोलते हैं क्यों इतना लंबा गया। आप एक काम कीजिए, अब ट्रेन का जो सफर हो कम करो। कितना है ट्रेन का जो सफर? यहाँ पे दूसरी कंडीशन दी है, इफ ही ट्रेवल्स। शायद लोगों ने गाली बोले होंगे, लोगों ने बोला होगा कि ट्रेन से ज्यादा मत सफर करो, तो कम करता है सफर। कितना? 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर ट्रेन से सफर करता है। और यहाँ पे बोलता है एंड द रेस्ट बाय कार, ये दूसरा सफर है वो कार से करता है। तो मतलब ट्रेन का सफर यहाँ पे कम हो गया, 130 किलोमीटर यहाँ पे ट्रेन से सफर करता है, सॉरी ट्रेन का सफर यहाँ पे कम हो गया। अब जो बकिया जो बचता है वो किससे? छोटी और गाड़ी से, कार से, ये कार से सफर करता है।
तो कितना बचता देखिए 170 में से 140 होता है 140। देखिए 370 में से 130 को निकालना है। 240 सर 240 सर। जी बिल्कुल 240 यहाँ पे 240 किलोमीटर। तो ये चीज भी लिखना है आपको दोबारा, सेकंड का नहीं, ये फिर लिखना है। क्या लिखना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन लिखेंगे, वही चीज आपको लिखना है दोबारा। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर मतलब ट्रेन के जरिए तय किया गया फासला 130 किलोमीटर है, 130। एंड यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। तो ये 370 में से 130 को माइनस करेंगे तो 240 यहाँ पे आपको मिलता है डिग्री 9। तो कार के जरिए तय किया गया फासला तो 370 में से 130 को निकालेंगे तो 240 किलोमीटर, यहाँ पर भी किलोमीटर रखना। ठीक है, अब यहाँ पे कुल वक्त, टोटल टाइम के बारे में थोड़ा यहाँ पे जगह है, थोड़ा कंफ्यूजन है। अब वहां पे 4 आवर्स हुआ था पहली केस में, फर्स्ट केस में कितना 4 आवर्स हुआ था। सेकेंड केस में 8 घंटे लॉन्गर बोल रहा है, मतलब सॉरी 18 मिनट्स 18 मिनट्स लॉन्गर मीन्स 18 मिनट ज्यादा लगते हैं बोल रहा। तो 18 मिनट ज्यादा लगते हैं मतलब पहली बार जब गए थे 4 घंटे लगे थे, जब दूसरी बार गए 4 घंटे 4 आवर्स 18 मिनट्स लगते हैं, 18 मिनट्स। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करना है, इसको आप आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 4 + 18 बाय, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो ये आवर्स में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे वक्त, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वक्त, कुल वक्त 4 घंटे 18 मिनट लगते हैं। सवाल में वैसा नहीं दिया है, वहां पे क्या बोल रहा है 18 मिनट ज्यादा लगते हैं बोला। तो 18 मिनट ज्यादा मतलब पहले वाला जो 4 घंटे था फिर उसमें 18 मिनट आपको जोड़ना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको निकल के आता है। तो ये बात क्लियर हो गई? किसी को अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सिंप्लीफाई कर लो इसे, 4 + 6 3 जा 6 10 जा, सो 3 बाय यहाँ पे 10 होता है। फिर यहाँ पे अगेन 43 बाय 10 आवर्स यहाँ पे आपको मिलता है, 43 बाय 10 आवर्स। ये उर्दू दोनों के लिए है, उर्दू और इंग्लिश मीडियम वालों। तो अब यहाँ पे टोटल वक्त, डिस्टेंस बाय ट्रेन 130, सो 130 किलोमीटर ट्रेन से गए, इसकी जो स्पीड है x किलोमीटर। फिर बचा 240 कार से गए, उसकी जो स्पीड है y। तो टोटल यहाँ पे टाइम लगा 43 बाय 10 आवर्स। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी यहाँ है और इक्वेशन नंबर 2 भी यहाँ है। तो यहाँ पे देखिए क्या करने से क्या होता है, थोड़ा आप चाहे तो 1/x = a 1/y = b, सो 1/x = a 1/y = b वो भी ले सकते हैं, वो भी तरीका चलता, या फिर एलिमिनेशन मेथड भी चलता है। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं यहाँ पे सजेशन आपको दूंगा, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो जस्ट आप यहाँ पे क्या करना है, 2 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देना। कितना 2 से 12 दोनों यहाँ पे क्या होता है 24 हो जाता है। जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात खत्म होती। जी मेरी बात समझ में आ रही है? 12 दूनी 24, 240, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसे
कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करना। सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1 बाय 12 1 12 12 2 24, ठीक है। 2 इसे करें और सिंप्लीफाई करते हुए जाए तो आपका आंसर वहां पे आता है। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे देखें 250, एक बार लिखता हूँ 250 बाई एक्स प्लस 1 बाई 20 बाई वाई प्लस 4, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से। सो 500 बाई एक्स प्लस 12 2 24 वाई प्लस यहाँ पे इक्वल टू 2 4 8, ये होगा। तो इसको और फिर नेक्स्ट यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 130 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इज इक्वल टू 43 बाई 10 है। फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये दोनों कैंसल। फिर 500 में से 130 को निकालें, कितना आता है देखिए। ये एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के देखिए, चेक करें कितना आता है, ठीक है। तो ये चीज आप आगे एक्स और वाई निकालें तो शायद आप थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करें, मैं श्योर नहीं हूँ। एक्स इक्वल टू 100 आ रहा है, वाई इज इक्वल टू 80 आ रहा है, थोड़ा चेक करके देखें आ रहा नहीं आ रहा। मैं आपको फिर से एक अच्छा सोल्यूशन इसका लिख के जो आपको ग्रुप में भेजता हूँ, आप क्रॉस वेरीफाई करें। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो टाइम एंड डिस्टेंस पर थी। कल 1-2 एग्जांपल इस पर और लाऊंगा, 2 एग्जांपल या 1 एग्जांपल। फिर कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप बोलिए कौन सा यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट करना है।